हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में हम रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं फॉर योर अपकमिंग अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है, इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये आपका 22 जुलाई 2022 को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो 22 जुलाई के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपको रिसर्च मेथडोलॉजी से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। सो आपको 100 क्वेश्चंस टोटल एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस जो है ये रिसर्च मेथडोलॉजी पर पूछा जाता है और 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है, यानी मिनिमम आपको 50 एमसीक्यूज एग्जाम में मार्क कर कराना है। यानी आप सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी की भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस कर लो यहाँ पर, तो आप इजीली इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे इस लेक्चर्स में हम आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपको लेक्चर सीरीज से सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे इस कंटेंट में आपको सारा डिटेल में सारा हम आपको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस हम आपको देते हैं, आपको फॉलो करने हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस। आपको किस तरीके से हमारे कंटेंट का यूज करना है, किस तरीके से आपको टाइम यूटिलाइज करना है, किस तरीके से हमारे इस कंटेंट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, ये सारा हम आपको हमारे कोर्स के थ्रू बताते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वीडियो लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे, नोट्स, मॉक टेस्ट और 1500 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, जो कि हमारा एक रिवीजन का काम करती है ये पीडीएफ। तो हमारे इस कंटेंट से आपको एग्जाम में डायरेक्टली 40 से 45 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से पूछे जाएंगे। तो जैसे कि 100% गारंटी के साथ हमारा ये कंटेंट होता है, 100% एश्योरिटी के साथ हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे स्क्रीन पर जो दिए गए कंटेंट है, अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है। याद रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप है, इस ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो आप। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही उस लिंक से रिसर्च मेथडोलॉजी के कंटेंट को आप एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। First question, which of the following characteristics can be expressed in quantitative terms? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स दो टाइप की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक और सेकेंड होती है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। सो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है और जो वेल डिफाइंड होती है, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो नंबर्स को डिफाइन नहीं करती और जो वेल डिफाइंड भी नहीं होती है। और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को आप वर्ड्स और यू कैन से टेक्स्ट के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हो।
सो अब हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो अब हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यहाँ पर वर्ड आ रहा है इकोनॉमिक, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद मनी, कि आपकी इनकम कितनी है, सोसाइटी में आपका स्टेटस क्या है, जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा आपका स्टेटस होगा। सो इनकम को आप नंबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो और डिस्क्राइब होती है इनकम। जैसे आप कहते हो किसी की इनकम 70,000 है, किसी की 60,000 है, जो कि वेल डिफाइंड हो रही है और जो नंबर्स के फॉर्म में है। सो ये आपका क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कौन से ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आपको क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस जैसे आप मैरिड हो या नहीं आप ये बताते हो। जैसे आपने कोई फॉर्म भरा है तो आपको यस और नो टाइप में आंसर करना होता है। अगर आप मैरिड हो तो आप यस पर टिक करते हो, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप नो पर टिक करते हो, जो कि वेल डिफाइंड है। तो मैरिटल स्टेटस को भी आप डिस्क्राइब नहीं करते हो, वर्ड्स के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में आप डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा और मैरिटल स्टेटस ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। देन ऑप्शन सी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है, जिस आप ये बताते हो कि आप मैथ्स आपकी कितनी अच्छी है। ओके, सो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को आप आईक्यू लेवल के थ्रू मेजर करते हो। सो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को भी आप मेजर कर रहे हो और ये भी नंबर्स के फॉर्म में होता है, तो ये भी आपका क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी प्रोफेशनल एटीट्यूड। प्रोफेशनल एटीट्यूड मीन्स आप किसी का क्वालिटी बता रहे हो। सो प्रोफेशनल एटीट्यूड को आप नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करोगे, आप उसको वर्ड्स या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। कोई पर्सन है, आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो, ही इज गुड, ही इज बैड, ही इज ऑनेस्ट। सो आप क्या कर रहे हो, वर्ड्स के फॉर्म में बोल रहे हो, आप टेक्स्ट के फॉर्म में बोल रहे हो, आप नंबर्स में इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो। सो प्रोफेशनल एटीट्यूड ये आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोफेशनल एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगुलेशन मीन्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ट्रायंगुलेशन होता क्या है। सो रिसर्च में ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है कि आप आपके रिसर्च में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हो और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके ये देखते हो कि आपके रिजल्ट हर बार सेम आ रहे या फिर नहीं आ रहे। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके आपके रिजल्ट क्या सेम आ रहे या फिर नहीं आ रहे। सो जिससे आपको पता चलता है कि आपके रिसर्च जो है वैलिड है। अब नेम में ही मीनिंग है ट्रायंगुलेशन। अब मान लो आपने, जैसे इस फिगर में आपको देखना है, मान लो आपने फर्स्ट मेथड यूज कर कुछ रिजल्ट फाइंड आउट किया, देन आपने क्या करा, सेकेंड मेथड यूज करा और सेकेंड मेथड से रिजल्ट फाइंड आउट करा, सो आपका सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो दोनों मेथड आपने यूज कर जो रिजल्ट निकाला है, तो दोनों मेथड से सेम ही रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स आपकी जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट आ रहा है, आपकी जो रिसर्च है वो वैलिड है। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो वैलिड है या नहीं, ये देखने के लिए आप ट्रायंगुलेशन मेथड परफॉर्म करते हो रिसर्च में। तो ट्रायंगुलेशन अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपकी रिसर्च और भी अच्छी हो जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके जो रिजल्ट है वो वैलिड है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके क्रॉस चेक करते हो कि हमारे रिजल्ट जो है, आप रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हो। दैट्स व्हाई अब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरीफाइंग योर रिजल्ट्स बाय क्रॉस चेकिंग विद अदर्स मेथड्स ऑफ रिसर्च। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इन योर रिसर्च। सो आप कोई ट्रिग्नोमेट्री परफॉर्म नहीं कर, ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर रहे हो अपने रिसर्च में। सो ट्रायंगुलेशन का मेथड, ट्रायंगुलेशन का मींस ये नहीं होता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हो आपके रिसर्च में। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, कंडक्टिंग रिसर्च ओवर 3 मंथ्स। तो ट्रायंगुलेशन का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप आपके रिसर्च को 3 महीने के लिए कंडक्ट कर रहे हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, यूजिंग 3 रिसर्चर्स। ट्रायंगुलेशन का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप आपके रिसर्च में कोई 3 रिसर्चर को यूज कर रहे हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरीफाइंग योर रिजल्ट्स बाय क्रॉस चेकिंग विद अदर मेथड्स ऑफ रिसर्च। सो ट्रायंगुलेशन का मतलब यही होता है कि आप आपके रिसर्च में अलग अलग मेथड यूज कर देखते हो कि आपके रिजल्ट सेम आ रहे या फिर नहीं आ रहे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टडी इज रिलायबल व्हेन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपकी स्टडी कब रिलायबल होगी। अब रिलायबल का मतलब क्या होता है, मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आपने उस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया और बार बार परफॉर्म करने से आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हर बार आपका सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तो उस केस में आपको होगा कि आपकी जो स्टडी है वो रिलायबल है। अब
एग्जाम्पल के हम थ्रू समझते हैं। मान लो आप वेइंग मशीन में आप वेट कर रहे हो, एक वेइंग मशीन है, आपने उसमें वेट किया और आपने 3 बार वेट किया और तीनों भी बार आपका 70 ही वेट आ रहा है। तीनों बार अलग अलग टाइम पर आपने वेट किया और आपका वेट जो है तीनों भी बार सेम ही आ रहा है, मीन्स तीनों भी बार 70 ही आ रहा है। तो आप ये कहोगे कि आपकी जो वेइंग मशीन है वो क्या है, रिलायबल है। सो उसी तरीके से अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और बार बार आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो और आपका जो रिजल्ट आ रहा है और बार बार सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तब आप कहोगे कि आपकी जो स्टडी है वो रिलायबल है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले हम ऑप्शन डी देखेंगे। इट वॉज कंडक्टेड बाय अ रेप्यूटेबल रिसर्चर हु कैन बी ट्रस्टेड। सो इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन में हमें ये बताया गया है कि अगर कोई फेमस रिसर्चर रिसर्च करता है तो उस स्टडी को आप रिलायबल कहोगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई फेमस रिसर्चर है, उसने जो भी रिसर्च की होगी वो उसकी स्टडी को आप रिलायबल नहीं कहोगे, क्योंकि कोई रिसर्चर फेमस है और वो रिलायबल स्टडी से उसका कोई लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, the findings can be generalized to other social phenomena. Findings means results. आपने कोई रिसर्च परफॉर्म किया, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आप जनरलाइज कर रहे हैं टू अदर सोशल फेनोमेना। तो आप जनरलाइज तो कर रहे हो लेकिन सोशल फेनोमेना में ही। अगर आप जनरल करें तो सिर्फ सोशल फेनोमेना में ही क्यों जनरलाइज कर रहे हो। सो अगेन जनरलाइज्ड और रिलायबिलिटी में कोई लेना देना नहीं है और कोई लिंक नहीं है। दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। Then option A, the methods are outlined in the discussion clearly enough for the research to be replicated. तो आप आपके रिसर्च में आपने जो भी मेथड्स यूज किए हैं आपने उसको क्लियरली डिफाइन करे, क्लियरली डिस्कस करे हैं, ताकि दूसरे रिसर्चर उस रिसर्चर को फर्दर आगे मूव कर सके और उस रिसर्च को रिपीट कर सके। इसलिए ये ऑप्शन और रिलायबिलिटी से कोई लेना देना भी नहीं है, बिकॉज रिलायबिलिटी हमें क्या बता रहा है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और आपके बार बार सेम रिजल्ट आ रहे हैं, तो उससे हम कहेंगे कि आपकी जो स्टडी है वो रिलायबल है। मेथड्स अगर आप क्लियरली डिफाइन कर रहे हो, यस आपको मेथड क्लियरली डिस्कस करना चाहिए, क्लियरली डिस्क्राइब करना चाहिए, वो सही है, लेकिन इस ऑप्शन से और रिलायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, द मेजर्स डिवाइस फॉर कॉन्सेप्ट आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेजन। सो स्टेबल का मतलब यहाँ पर होता है सेम। क्या अगर आप डिफरेंट ओकेजन मतलब डिफरेंट टाइम्स पर हर बार अगर डिफरेंट टाइम पर आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उससे जो रिजल्ट आ रहे हैं हर बार सेम आ रहे हैं, तब आप उस केस में कहोगे आपकी जो स्टडी है वो रिलायबल है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द मेजर्स डिवाइस फॉर कॉन्सेप्ट आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। नेक्स्ट, which of the following is most likely to be continuous quantitative variable? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में हमें कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल गिवन है। ओके, अब क्वांटिटेटिव मींस जो नंबर्स के फॉर्म में, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होता है, जो नंबर्स को डिस्क्राइब करता है और जो वेल डिफाइंड होता है। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस एंड सेकेंड होता है डिस्क्रीट। अब कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होगा, जैसे मान लो आपकी जो वैल्यूज होंगी, आपके जो नंबर्स होंगे ऐसे होंगे 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 3, जिसमें हर एक वैल्यू पॉसिबल हो। अब डिस्क्रीट वेरिएबल कैसे होंगे, जिसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें पॉइंट्स में जो वैल्यू आते हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकते। जैसे 1 और 2 के बीच में जो सारी वैल्यूज होंगी इसमें पॉसिबल नहीं होंगी, तो उसे आप कहते हो डिस्क्रीट वेरिएबल। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। सब हम वन बाय वन ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय फुटबॉल। सो फुटबॉलर से जो गोल्स हुए हैं, जैसे आप कहते हो फुटबॉलर्स के जो गोल्स होंगे वो उसके स्कोर कैसे होंगे, 1, 2, 3, 4, 0 भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते स्कोर 1.1 हुआ है, 2.1 हुआ है। दैट मीन्स ये जो है आपका ये डिस्क्रीट में आएगा, ये कंटिन्यूस वेरिएबल में नहीं होगा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, पॉपुलेशन ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की पॉपुलेशन, जैसे इजिप्ट की पॉपुलेशन आप बोलोगे 70,000, 80,000 है। अब ऐसा नहीं कहोगे कि 70.5 थाउजेंड, ऐसा 70.5
ऐसा नहीं कहोगे आप, ओके 70.6 ऐसा कुछ नहीं कहोगे आप एक एग्जैक्ट नंबर बताओगे 70, 60, 40, 50, ओके। सो ये भी आपका डिस्क्रीट में आएगा, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, नंबर ऑफ जूस बॉटल्स सोल्ड बाय स्टोर, एक स्टोर ने कितने जूस की बॉटल्स सोल्ड किए हैं, कितने सेल किए हैं उन्होंने, जैसे कोई कहेगा कि मैंने 5 किया है, कोई 7, कोई 10, कोई ऐसा नहीं कहेगा मैंने 5.5 बॉटल सेल किया है, ओके। सो ये भी आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ क्रॉसवर्ड पजल, एक पजल को कितना टाइम लगा है कंप्लीट करने में। तो टाइम कैसा हो सकता है, टाइम 1 हो सकता है, 1.1 आवर्स हो सकता है, 2 आवर्स हो सकता है, 2.5 आवर्स हो सकता है। तो टाइम में हर एक वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। सो टाइम जो होगा आपका यहाँ पर, टाइम ही आपको मेन फोकस करना है। सो टाइम आपका कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ क्रॉस वर्ड पजल। Next, sampling in which a sampling unit can be repeated more than once is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपकी जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है उसमें जो आपकी सैम्पलिंग यूनिट होती है, सो एक सैम्पलिंग यूनिट है उसका बार बार रिपीट होने का चांस हो रहा है, सो उस सैम्पलिंग को आप क्या कहोगे, तो उस सैम्पलिंग को आप कहते हो सैम्पल विथ रिप्लेसमेंट। और सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट अब कैसे, इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं। मान लो ये आपकी पॉपुलेशन है, अब ये पॉपुलेशन है, आपने आपके पॉपुलेशन में से रैंडमली एक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल बन गया, यह हो गया आपकी एक सैम्पलिंग यूनिट, ओके, ये हो गई आपकी एक सैम्पलिंग यूनिट। अब मान लो इस पर्सन को आपने फिर से पॉपुलेशन में भेज दिया, अब फिर से आपने पॉपुलेशन में भेज दिया, तो ये आपके इस तरीके से हो जाएगा फिर से पॉपुलेशन। अब फिर से मैंने कलेक्ट कर लिया, अब रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, तो फिर से हो सकता है ये पर्सन के सिलेक्ट होने का चांस फिर से हो। तो अगर मैं इस पर्सन को एक बार सिलेक्ट करके फिर से पॉपुलेशन में भेज दूं, तो उस पर्सन का चांस फिर से हो सकता है सिलेक्ट होने का। अगर मान लो इस पर्सन को मैंने फिर से नहीं भेजा पॉपुलेशन में, इस पर्सन को मैंने यहीं पर रखा, तो इस पर्सन का चांस होगा कि फिर से सिलेक्ट होने का नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको फिर से पॉपुलेशन में नहीं भेज दी हूँ, मैंने इसको अपना सैंपल यूनिट बनाकर इसको बाहर ले लिया, मीन्स यहाँ पर आपकी ब्लैंक स्पेस हो जाएंगी, ये पर्सन फिर से सिलेक्ट नहीं होगा। सो इस केस में आप ये बोलोगे कि आपकी जो सैम्पलिंग है वो हो जाएगी आपकी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है, आपने पॉपुलेशन में से एक पर्सन लिया है, एक सैंपल यूनिट लिया है, उसको सेलेक्ट कर लिया है जो कि आपकी सैम्पलिंग यूनिट बन गया है। अगर आप इसको फिर से पॉपुलेशन में भेजते हो और आप फिर से पॉपुलेशन में से अपना सैंपल सेलेक्ट करते हो, तो हो सकता है ये पर्सन का फिर से बार बार रिपीट होने का चांस हो, फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो। अगर इस पर्सन को आपने सिलेक्ट होने के बाद फिर से इस पॉपुलेशन में नहीं भेजा, सो उस पर्सन का सिलेक्ट होने का चांस 0 हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सो फॉर दिस क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसी सैम्पलिंग जिसमें एक पर्सन का और एक सैम्पलिंग यूनिट का बार बार रिपीट होने का चांस हो, उसे आप कहते हो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। और सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट को आप SRSWR भी कहते हो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट को आप कहते हो SRSWOR, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपको ये याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना है और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सो आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप आपकी कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हो। तो अगर मैं मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करूंगी, तो मुझे जो सही लगता है मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से, मैं मान लो मुझे ये और ये पर्सन से मुझे लगता है इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मैं इसके थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ, तो ये सारे लोगों का चांस होने का सिलेक्ट 0 हो जाएगा, ये सारे लोग सिलेक्ट कभी हो ही नहीं पाएंगे। तो उसे हम कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें आप आपकी कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर।
फिर से एक बार हम देख लेते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है? पॉपुलेशन में से आपने एक मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया और वो आपकी सैम्पलिंग यूनिट बन गई। फिर आपने क्या करा, ये पर्सन को फिर से पॉपुलेशन में भेज दिया और फिर से अपने पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। सो हो सकता है ये पर्सन का सिलेक्ट होने का चांस फिर से हो, फिर से ये पर्सन सिलेक्ट हो जाएगा। सो उस केस में, और इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, A blueprint of research work is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है blueprint of research को हम और क्या कहते हैं। So remember students, blueprint of research को हम कहते हैं research design. So research design क्या होता है? research design में आप सब कुछ पहले से प्लान कर लेते हो कि आप आपकी रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो। ओके, ब्लूप्रिंट का ही मतलब होता है कि प्लान। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डिसाइड कर लूंगी कि रिसर्च करने से पहले मैं किन मेथड से डेटा को कलेक्ट करूंगी, कौन कौन से टेक्निक्स यूज करूंगी, कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, बाय इंटरव्यूज और बाय ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो ये सारे चीजें हम पहले ही से डिसाइड कर लेते हैं। सो उसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट और रिसर्च डिजाइन। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रिसर्च डिजाइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When research report dash is used to acknowledge indebtedness. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब रिसर्चर अपने रिसर्च में रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो अपने रिसर्च रिपोर्ट में जब लोगों को थैंक्स करते हैं और या फिर यू कैन से किसी के टूवर्ड्स किसी के प्रति थैंकफुल है रिसर्चर, तो वो अपने रिसर्च में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं। सो वो सेक्शन, वो किस सेक्शन में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? जहाँ पर रिसर्चर जिन भी पुराने रिसर्चर का इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उनको प्रॉपर उनका नेम लिखते हैं जिसको हम कहते हैं रेफरेंस। तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में किसी रिसर्चर किसी लोगों का थैंक्स नहीं करते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपने आपके बुक में भी देखा होगा, इंडेक्स होता है जहाँ पर आपको प्रॉपर जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो प्रॉपर मेंशन किया जाता है विथ पेज नंबर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इंडेक्स में भी रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं कहते हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? अपने रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर अपेंडिक्स लिखते हैं जहाँ पर रिसर्चर कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे इक्वेशंस हो गई, कुछ इक्वेशन रिएक्शंस हो गए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज कर आगे रिसर्च परफॉर्म करे। अगेन अपेंडिक्स में रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं करते। दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हियर ऑप्शन डी एक्नॉलेजमेंट्स। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज रिसर्चर अपने रिसर्च में जिन लोगों ने उनकी हेल्प की होंगी रिसर्चर, उन लोगों का नेम एक्नॉलेजमेंट में प्रॉपर मेंशन करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर रिसर्चर ऐसा नहीं करते अपने रिसर्च में सो उनकी रिसर्च अनएथिकल हो जाएगी। so this is very important in research, so that's why यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिसर्च फोकसेस ऑन establishing causal relationships with controls among variables, independent moderator and dependent is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसमें आप कॉजल रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो, मींस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो अब ऐसी कौन सी रिसर्च होती है? वो होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब हमको यहाँ पर देखना है स्मोकिंग का कैसा इफेक्ट हो रहा है, कैसा इफेक्ट हो रहा है लंग्स पर। क्या स्मोकिंग ज्यादा करने से लंग्स पर कैसा इफेक्ट हो रहा है? जो पर्सन स्मोकिंग कम करते हैं तो उनके लंग्स पर कैसा इफेक्ट हो रहा है? सो आप जैसा देख रहे हो स्मोकिंग को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर स्मोकिंग आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और हम लंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। सो रिमेंबर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज और मैनिपुलेट कर सकते हो और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। सो ये होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हो। सो देन रिमेनिंग ऑप्शंस भी हम देखेंगे जो इनकरेक्ट है।
सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है एक्सपोस्ट फैक्टो। एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होती है वो आपकी कोई इंसिडेंट हैपन हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हैपन हो जाता है, उसके बाद आप उस प्रॉपर उस एक्सीडेंट पर और उस इंसिडेंट पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, उसे हम कहते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो। एक्सपोस्ट फैक्टो में आप कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते बिटवीन दी वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते बिटवीन दी वेरिएबल्स, आप पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी सर्वे। सर्वे आप सर्वेस के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। So your correct option is option D, experimental research. Experimental research में आप cause and effect relationship find out करते हैं between independent and dependent variables. Next question. The first page of the research report is. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज क्या होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट जिसे हम थीसिस भी बोलते हैं, सो थीसिस का फर्स्ट पेज होता है टाइटल पेज। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन टाइटल पेज के बाद आता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स जैसे आपने आपकी बुक्स में देखा होगा कि कंटेंट लिखा होता है और कौन सा कंटेंट और कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है आपको ये प्रॉपर मेंशन होता है, ऐसे ही थीसिस में और रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर इंडेक्स लिखते हैं। सो इंडेक्स आपके टाइटल पेज के बाद आता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी गिवन है अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये आपके रिसर्च रिपोर्ट के और थीसिस के ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आते हैं। अपेंडिक्स में रिसर्चर क्या करते हैं, उनका जो प्रॉपर टॉपिक होता है उस टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आगे रिसर्च परफॉर्म करे। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अपेंडिक्स आपके रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज नहीं होता है। देन बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एक सेट ऑफ और यू कैन से बिब्लियोग्राफी एक रेफरेंस होता है, लिस्ट ऑफ रेफरेंस। सो रेफरेंस क्या होता है, जिसमें रिसर्चर कोई और रिसर्चर का इंफॉर्मेशन और कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करता है, सो रिसर्चर उनका प्रॉपर नेम मेंशन करता है, सो उसे हम कहते हैं रेफरेंस। और एक लिस्ट ऑफ रेफरेंस और सेट ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। दैट्स व्हाई यहाँ पर बिब्लियोग्राफी भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज बिब्लियोग्राफी भी आपके रिसर्च रिपोर्ट और थीसिस का फर्स्ट पेज नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी टाइटल पेज। टाइटल पेज आपके रिसर्च रिपोर्ट का थीसिस का फर्स्ट पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस सेट 10, 12, 15 एंड 11। इस क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है और हमें वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें पता होना चाहिए कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। सो वेरिएंस इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ xi माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन n। सो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको सारे टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। सो म्यू जो होता है आपका ये होता है मीन, xi आपका होता है डेटा पॉइंट एंड n होता है आपका नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। अब ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है इसमें मीन आपको गिवन है, सो हम पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। सो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना होता है, तो स्टेप 1 में हम मीन कैलकुलेट करेंगे। सो आप स्टेप्स के थ्रू जाइएगा, सो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वेरिएंस ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टेप 1 में हम मीन कैलकुलेट करेंगे। सो मीन को हम म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो म्यू इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ xi अपॉन n। सो यहाँ पर जो डेटा में सारे पॉइंट्स गिवन है, डेटा पॉइंट्स, इसको आपको ऐड करना है 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 11 डिवाइडेड बाय n। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 करना है आपको, ये हो जाएगा आपका 48 अपॉन 4। सो ये आपका हो जाएगा 12। देन स्टेप 2 में अब हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, स्टेप 2 में हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपका जो वेरिएंस का फॉर्मूला है आपको यही यूज करना है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो सबमिशन साइन। सबमिशन साइन कब यूज करते हैं, जब हम टर्म्स को ऐड करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमको एडिशन करना है। सो इसी टर्म को यूज करते हुए आपको ये सारे टर्म्स को ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया x1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x2 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x3 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x4 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय n।
सो यहाँ पर आपका x1 क्या है 10 माइनस मीन की वैल्यू क्या है म्यू मीन्स यहाँ पर मीन होता है और मीन की वैल्यू आपकी है 12। सो यहाँ पर आपको 12 पुट करना है ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है आपका 12। सो 12 और मीन की भी वैल्यू आपकी 12 है, सो माइनस 12 स्क्वायर आ जाएगा प्लस x3 क्या है 15 15 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस x4 क्या है 11 11 माइनस 12 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्या है आपका नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं टोटल 4। सो n की जगह पर आपको 4 पुट करना है। देन 10 माइनस 12 आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देन 11 माइनस 12 इज माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे। 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 माइनस 1 का और माइनस में जब भी आपको कोई भी माइनस का स्क्वायर लेते हो आप तो उसका हो जाता है प्लस आपका। सो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पर हो जाएगा 14/4। 14/4 को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका वेरिएंस हो जाता है इस केस में 3.5। तो आपका वेरिएंस हो जाएगा 3.5। अगर इसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना होता तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करते हैं आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 आप डालते हो वैल्यू एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन में हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना था और वेरिएंस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.5। सो बस आपको ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन में बस आपको वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है। देन स्टेप 1 में मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने के बाद इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हर एक टर्म को ऐड करना है एंड देन आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट करना है। बस आपको फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से याद करना है और स्टेप्स याद रखने हैं। फॉर दिस क्वेश्चन वेरिएंस इज 3.5. So here option C is the right answer. So I hope students the standard deviation, mean, median and mode, the concept of everything is clear to everyone. And thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.